नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एमर्स में। दोस्तों, 3 घंटे की परीक्षा और कितना दुविधाजनक होता है 3 घंटे बिताना। ये अगर आप किसी और परिप्रेक्ष्य में कहते तो शायद समझ में भी आता, लेकिन इन टेक्सचर्स में अगर हम देखें कि जब नेट का पेपर दे रहे होते हैं तो वो 3 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर की लड़ाई में वो 3 घंटा कैसे बीत गया, यानी यूँ कहें कि पिस गया, पता ही नहीं चला। तो आपको समझाने चल रहा हूँ कि नेट का पेपर कैसा होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस में क्या बड़े परिवर्तन हुए हैं, किन किन यूनिट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे प्रश्नों की आज आपको व्याख्या मिलेगी हमारे द्वारा। बहुत सारे प्रश्न जो आपके अंतर मन में चल रहे हैं, जिनसे आप अंतर्द्वंद की स्थिति में जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं क्लियर कर देता हूँ। हिंदी विषय मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, और हिंदी विषय पढ़ाता हूँ मैं, तो परेशान मत होइएगा। मैं फर्स्ट पेपर भी आप लोगों को गाइड करूँगा, बताऊँगा कैसे करना है, और पीएचडी के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं मैं सब आपको बताऊँगा। नेट कैसे क्लियर करें ये सब समझिएगा। कि देखिए, नेट का जो पेपर है वो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि 1 घंटे का कुल 50 प्रश्नों की एक जो श्रृंखला होती है वो फर्स्ट पेपर की होती है। और सेकंड पेपर, दो पेपर आपके होते हैं, एक होता है आपका फर्स्ट पेपर और एक होता है आपका सेकंड पेपर। यानी कि सेकंड पेपर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्टिव, विषयवार होता है। यह होता है आपका सब्जेक्टिव, जिसको विषयवार कहा जाता है। और यही विषयवार परीक्षा आपकी, मैं हिंदी की जो विषयवार परीक्षा है, जो विद्यार्थी हिंदी से नेट करने जा रहे हैं उनके लिए ये नेट का सिलेबस है दोस्तों। और फर्स्ट पेपर सभी के लिए एक समान होता है, यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर सबके लिए एक समान होता है, चाहे उनका सेकेंड पेपर हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो, उनका फर्स्ट पेपर इक्वल होगा आप ही की तरह। और 3 घंटे में इन पूरे प्रश्न पत्रों को हल करना होता है, जिसमें से फर्स्ट पेपर के लिए आपको 50 प्रश्न और सेकंड पेपर के लिए 100 प्रश्न, यह कुल 150 प्रश्न ही ये तय करते हैं कि आप इस परीक्षा में क्या करने वाले हैं, नेट या जेआरएफ, या फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। बने रहिए वीडियो के अंत तक एक एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। पहले समझाते हैं कि नेट का सिलेबस क्या होता है। आइए देखिए कि हिंदी नेट के सिलेबस में हमें क्या क्या करना होगा। कुल 200 नंबर का पेपर होगा हिंदी का आपका। 200 अंक की परीक्षा होगी। प्रश्न कितने आएंगे? तो 100 प्रश्न आएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। आइए सिलेबस के बारे में आपको बताएं। कुल 10 यूनिट होती है। मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि पूरे 10 यूनिट के माध्यम से आप पूरे नेट के सिलेबस को समझते हैं। और नेट के सिलेबस का इकाई 1 यानी कुल 10 इकाइयों में ये विभक्त है। और हिंदी भाषा और उसका विकास ये इकाई 1 है, जिसको आप यूनिट 1 में पढ़ते हैं। ये यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? भाषाओं का अध्ययन करना है। आप इसमें पढ़ते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, आप प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, मध्यकालीन और भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें आपका पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी और आपका मागधी, अपभ्रंश, और इन सब की विशेषताएं पढ़ेंगे कि पाली की विशेषता क्या क्या है। पाली को पल्ली भी कहा जाता है। और प्राकृत और सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, इन सब की विशेषताएं क्या हैं, इन सारी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, यह सब जानते हुए हम अपभ्रंश, औहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध जानेंगे कि इनका अपभ्रंश क्या है, औहट्ट क्या है, इन दोनों के बीच में कोई अंतर संबंध है क्या, और पुरानी हिंदी का इससे क्या संबंध बनता है। ये सब जानते हुए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे। और हिंदी का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखेंगे कि क्या है भौगोलिक विस्तार हिंदी का, कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ कहाँ तक कितनी बोलियों में विभक्त है, कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, कितने वर्ग हैं, कितने उपवर्ग हैं, किस भाषा को जो है सूची में स्थान प्राप्त है, किसको नहीं प्राप्त है। इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और हिंदी की उपभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, और उनकी सभी बोलियों का अध्ययन करेंगे। हम खड़ी बोली का अध्ययन करेंगे, ब्रज और अवधि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कि आपसे कभी कभी तो यह भी प्रश्न पूछ लेगा, 4 जगहों का नाम ले लेगा, कहेगा बताइए कहाँ की बोली ब्रज है, कहाँ की अवधि है, ये बताइए, ठीक है। और हिंदी की विविध रूपों का अध्ययन करेंगे, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी,
हिंदुस्तानी और हिंदी की भाषिक स्वरूप का अध्ययन करते हुए हिंदी के स्वनिम व्यवस्था को समझेंगे। खंड और खंडेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार को समझते हुए हिंदी शब्द रचना में हम उपसर्ग को पढ़ेंगे, प्रत्यय को पढ़ेंगे, समास को पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए लगे हाथ एक ट्रिक भी आपको बता ही देता हूँ। पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था उपसर्ग और प्रत्यय, तो मैं बता दूं कि ये दोनों ही एक शब्दांश होते हैं और वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन कर दे उसे ही प्रत्यय कहा जाता है, और वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन कर दे उपसर्ग कहलाता है, और वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन कर दे वो प्रत्यय कहलाता है। फिर समास का अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने समास के 4 ही रूपों का वर्णन किया है, परंतु वर्तमान समय में कैसे इसके 6 रूप हो जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और कामता प्रसाद गुरु जी ने क्यों 4 ही रूप बताए, वो बाकी के 2 रूप जो कर्मधारय और द्विगु हैं उसको क्यों स्थान नहीं दिया, कहाँ पर रखा, सबकी चर्चा करेंगे पढ़ाते समय। हिंदी के रूप को पढ़ेंगे और उसके लिंगों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपसे पिछली बार तो यही प्रश्न पूछ लिया था कि लिंग किस भाषा का शब्द है बताइए, तो लिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, एक तत्सम शब्द है, ठीक है। और वचन के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा में वचन एक वचन और बहुवचन होता है, हिंदी भाषा में द्विवचन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। और कारक के बारे में पढ़ेंगे, और कारक के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको सूत्र, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। कर्ता कर्म च करण संप्रदान तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि सट। इस प्रकार कारकों का अध्ययन करूंगा, बताऊंगा आपको कि कारक कैसे होते हैं। हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। इसका अध्ययन करते हुए इसकी व्यवस्था के बारे में पढ़ाते हुए इसी से कोरिलेट करूंगा मैं संज्ञा को, इसी के बारे में बताऊंगा सर्वनाम, और यहीं से आपको विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ाते हुए हिंदी की वाक्य रचनाओं के बारे में अध्ययन कराते हुए हिंदी भाषा उसके प्रयोगों के विविध रूपों के बारे में, उनकी बोलियों के बारे में, उनकी मानक भाषा के बारे में, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के फर्क और महत्व को समझते हुए, संचार माध्यम में हिंदी का महत्व समझते हुए कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देखेंगे और देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे, उसकी विशेषताओं और उसके मानकीकरण का अध्ययन करेंगे। ये तो रहा आपका प्यारे बच्चों इकाई 1, है ना। जो विद्यार्थी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, देखिए सिलेबस ये निर्धारित करता है कि आपके पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस ही 20% प्रश्न का उत्तर होता है, क्योंकि आप एक हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। आगे चल के स्वयं आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कहानी पूछ लिया, देवरानी जेठानी की कहानी किसने लिखी है, पता ही नहीं है, सिलेबस याद नहीं है, तो कैसे बताएंगे पूरी चीज़ें। जैसे ग्रेगीन कहानी आपको एक पढ़नी है, पूछ लेगा कि ग्रेगीन कहानी को क्या पहले भी ग्रेगीन के नाम से ही जाना जाता था या बाद में इसका नाम ग्रेगीन कर दिया गया, तो पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि ग्रेगीन क्या है, किसने लिखी, अज्ञेय की रचना है। अब देखिए इकाई 2 का अध्ययन करेंगे, जिसको यूनिट 2 समझिए आप, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। देखिए बहुत से बच्चे सवाल में प्रश्न भी पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल दीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। और प्रत्येक दिन आपकी जो क्लास है वो चलेगी प्यारे विद्यार्थियों 9 बजे प्रत्येक दिन आपकी क्लास चलेगी और लाइव क्लास होगी। मैं लाइव होकर के आपको पढ़ाऊँगा और ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेटेड तथ्यों के बारे में आपको चर्चा करूँगा, नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप पुस्तक ले लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन करना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी पुस्तक का सहारा आप नहीं लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, इसी से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और ये पढ़े बिना किसी भी साहित्य को समझना असंभव है। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, 4 प्रकार की पद्धतियाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसमें सबसे बेहतरीन पद्धति रही विधेयवादी पद्धति, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में जिस पद्धति का प्रयोग करके साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना किया वह है हिंदी साहित्य के इतिहास की विधेयवादी पद्धति। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे, उसका नामकरण कैसे कैसे किन किन विद्वानों ने नामकरण किया, कौन कौन से विद्वान उसमें आए नामकरण करने के लिए, और आदिकाल की विशेषताएं देखेंगे, आदिकाल का नाम आदिकाल किसने रखा, है ना। साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे उसकी, आदिकाल के अंतर्गत जो रासो साहित्य आता है उसको देखेंगे, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य देखेंगे, सिद्ध और नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे, अमीर खुसरो की हिंदी कविता के बारे में देखेंगे
खुसरो की एक कविता बहुत पूछी जाती है जो उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा था, ठीक है ना। और विद्यापति के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी पदावलियों का अध्ययन करेंगे, लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हुए आदिकाल के बाद फिर हम लोग भक्ति काल पर चलेंगे, भक्ति आंदोलन को देखेंगे। आप तो कई बार तो यही प्रश्न पूछ लिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मुस्लिमों के आक्रमण को भक्ति काल का उदय मानता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है। और सांस्कृतिक कारण पूछेगा, भक्ति आंदोलन पूछेंगे आपसे, अखिल भारतीय स्वरूप इसका देखने को मिलेगा और इसके अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आलावार संतों का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायों को देखेंगे हम लोग, जितने भी संप्रदाय हैं यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, उनकी वैचारिक आधार को देखेंगे कि उन्होंने किन किन संप्रदायों को, किन किन दर्शनों को स्थान दिया, किस दर्शन से वो आते हैं। निर्गुण और शगुन का अध्ययन करेंगे जो कि भक्ति काल के ही रूप हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि भक्ति काल को बांटा गया जो है आपके शगुन भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। इस प्रकार हम लोग उनके काव्यों का अध्ययन करते हुए रीति काल का अध्ययन करेंगे। रीति काल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति इतर और रीति मुक्त, ये 4 काल खंडों में बटा हुआ है। ये काव्य खंड हैं जिसमें आपको हम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीति काल की प्रवृत्तियाँ जिसमें आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और एक होता है रीति इतर, इन सब का अध्ययन करते हुए बताते हुए आगे बढ़ेंगे। रीति कवियों का आचार्यत्व और रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर आधुनिक काल पर आ जाएंगे हम लोग कि आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास देखा जाएगा कि कैसे गद्य का उद्भव हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, और भारतेंदु पूर्व हिंदी कैसे चल रही थी, और 1857 की क्रांति के समय जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहे थे उसमें भाषा का प्रभाव क्या रहा, उसमें जो है भाषा ने या पत्र पत्रिकाओं ने या साहित्य ने अपना कैसे योगदान दिया। भारतेंदु और उनके युग के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत बड़ा कालखंड आपको देखने को मिलता है। पत्रकारिता का आरंभ हो रहा है, यहीं से 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता का उदय हो रहा है, देखेंगे हम लोग। देखिए जो आधुनिक काल शुरू हो रहा है ना, वो एक पत्र पत्रिकाओं का एक दौर रहा बड़ा। मतलब अगर लगता था कि उस समय अगर हमने कोई पत्रिका नहीं निकाली, कोई पत्र नहीं लिखा, कोई लेख नहीं लिखा, तो इसका मतलब कि हम बहुत छिछले स्तर के लेखक हैं, ऐसी मान्यता चलती आ रही थी। तो उसको समझेंगे हम लोग अपने इस पूरे अध्याय में। आधुनिकता की अवधारणा को समझेंगे द्विवेदी युग को पढ़ते हुए, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग को देखेंगे। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, और सरस्वती पत्रिका के बाद राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों को देखेंगे जो राष्ट्र कवि रहे, और स्वच्छंदतावादी कवियों का अध्ययन करते हुए, उनके प्रमुख कवियों का अध्ययन करते हुए छायावादी कवियों के बारे में पढ़ेंगे, छायावाद का अध्ययन करेंगे, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, छायावाद के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उनके प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। नई कविता पर हम लोग बात करेंगे कि नई कविता क्या है, क्यों इस कविता को नई कविता कह दिया गया, क्या पहले जो कविताएं लिखी जाती थी उसको पुरानी कविता कहनी चाहिए, ये कविता नई कविता क्यों है। इसको नई कविता कहने का जो मूल श्रेय है वो इसलिए जाता है क्योंकि ये जो कविता थी, इस कविता में जो मूल स्वर था वो था एक बुर्जुआ वर्ग, एक खास वर्ग जो पूंजीपति वर्ग से अलग है, जो अपने रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई लड़ रहा है ना, ये उस वर्ग की कविता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। और नई कविता के कवियों के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा, पूरा समकालीन कविता के बारे में बताऊँगा। वर्ष 2000 तक के जितने भी कवि रहे समकालीन हिंदी पत्रकारिता में, जो साहित्यिक पत्रकारिता में जिनका भी अपना योगदान रहा, इनके बारे में बताते हुए आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का अध्ययन करने को मिलेगा। और गद्य विधाओं का अध्ययन करना कोई आसान बात नहीं है। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा प्रश्न इस यूनिट से बनते हैं। ये यूनिट अगर तैयार हो गई तो मान लीजिए कि पूरे पेपर का 30% तैयार हो गया आपका, समझ लीजिए। हिंदी उपन्यास हम लोग पढ़ेंगे, उपन्यासों की दुनिया को समझेंगे। पहले नॉवेल शब्द का शुरुआत ही हो रहा है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास को आपने सुना होगा, वहीं से उपन्यास शब्द की पहली शुरुआत हो रही है। नॉवेल शब्द का प्रारंभ वहीं से पाया गया। भारतीय उपन्यास की अवधारणा आप देखेंगे, और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को हम लोग देखेंगे, प्रेमचंद और उनके युग को समझेंगे। यही चीज़ जब कहानी में जाएगी तो प्रेमचंद पूर्व युग बनेगा, प्रेमचंद युग बनेगा, प्रेमचंद प्रसाद उत्तर युग बनेगा। पूरा हम कहानी का दौर आपको समझाते हुए आगे लेके चलेंगे। और प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों का अध्ययन करना होता है आपको इस सिलेबस में। हिंदी कहानियों के अंतर्गत अगर मैं आऊँगा, उपन्यास के बाद कहानी पे आऊँगा, तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, लगभग 20वीं शताब्दी की हिंदी कहानियाँ
अगर मैं आपसे यही प्रश्न पूछ लूँ कि हिंदी की पहली कहानी कौन है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे उत्तर देंगे। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, ये अपने आप में विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है पढ़ाऊंगा। लहना सिंह नाम का एक जो केंद्रीय पात्र है, उस केंद्रीय पात्र के माध्यम से लेखक ने पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर ही दिया कि कैसे ये कहानी पहली कहानी साबित होती है। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल जी की स्वयं की भी पहली कहानी, स्वयं की भी एक कहानी है, लेकिन शुक्ल जी की कहानी को पहली कहानी ना मान करके आख्यायिका मान लिया गया। तो ऐसे ही इस दौर में, इस लड़ाई में कौन कौन शामिल होता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे नाटकों की दुनिया में, हिंदी नाटक और रंगमंच की दुनिया को पढ़ेंगे, उसके विकास, उसके चरणों का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग, साठोत्तरी कविता और साठोत्तरी युग का अध्ययन करेंगे। और हिंदी नाटकों का अध्ययन करते हुए प्रमुख नाट्य कृतियाँ और प्रमुख नाटककारों का अध्ययन करेंगे वर्ष 2000 तक, जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा दबा के पूछा जाता है परीक्षा मेरे भाई। एकाकी का अध्ययन करेंगे, हिंदी एकाकी, रंगमंच और उसके विकास, उसके चरण, हिंदी के लोक रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों का अध्ययन करेंगे। इन सब के बारे में पढ़ाते पढ़ाते हुए मैं यह भी बताऊंगा आपको कि इनसे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि कई सारे नाटकों को उठा लेगा, उन नाटकों के क्रम आपको पूछ लेगा कि बताइए ज़रा इसको सही क्रम में सजा करके दिखाइए, ऐसा भी प्रश्न बनता है। कहानियों से प्रश्न बन जाएगा कि भैया कुछ कहानियाँ आपको दे दिए, बताएंगे कि कालक्रम के आधार पर इनको सेट करिए, है ना, ये सारे प्रश्न बनेंगे। उपन्यासों से जैसे मान लीजिए प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ उपन्यास दे देंगे, कहेंगे कालक्रम के आधार पर या लेखक के जन्मकाल के आधार पर जो है इसको सेट कर दीजिए। तो ये तभी आप तय कर पाएंगे जब आप डीप नॉलेज रखेंगे, गहराई से जब आप तटस्थ ज्ञान रखेंगे एक एक बिंदु का, तभी आप वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। अन्यथा उत्तर करना बड़ा कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। हिंदी निबंधों का अध्ययन करते हुए उसके उद्भव और विकास को पढ़ेंगे। हिंदी निबंध के प्रकारों, प्रमुख निबंधकारों का अध्ययन करेंगे। जो आलोचना से प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम धुआं निकल जाता है हमारे प्यारे विद्यार्थियों का। लगातार 6-7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट और टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए पढ़ाने का मुझे बड़ा लंबा अनुभव है और मैं बहुत ही गहराई से एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा भी आने वाले समय में। ये आप इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारे नोटिफिकेशन आपको मिले, जो भी क्लास में लूँ वो आप तक पहुँचे। सारी क्लासेस आपको हमारे द्वारा पहुंचाई जाएंगी, सारे आपको तरीके बताए जाएंगे। मैं खुद नेट परीक्षा को 2 से अधिक बार क्रैक कर चुका हूं, 3 बार क्रैक कर चुका हूं, 2 बार जेआरएफ रहा हूं, 3 बार नेट रहा हूं। तो आपको मैं समझा पाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से कि कैसे आप इन परीक्षाओं को पूर्ण रूपेण आप इस पर पारंगत हो सकते हैं और इन परीक्षाओं में बहुत ही बेहतर कम समय में, मात्र 60 दिन की तैयारी आपको चयनित कराने के लिए पर्याप्त है। इन परीक्षाओं के लिए यदि आपने पराय स्नातक में अपने नींव को मजबूत किया है तो इतना बहुत है। अगर नींव मजबूत नहीं किए तो हमारे साथ आज से भी जुड़ जाएंगे, तब भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाने समझाने का कार्य किया जाए, जिससे आपकी नींव मजबूत नहीं है तो मजबूत हो जाए। ठीक है ना। हिंदी आलोचना, उसके उद्भव, उसके विकास को पढ़ेंगे। समकालीन हिंदी आलोचना को पढ़ेंगे, उसके विविध प्रकार को पढ़ेंगे, उसके आलोचकों को पढ़ेंगे। हिंदी की गद्य विधाएँ, ये भाई साहब मतलब इस बार तो 2021 के नेट के पेपर ने धमाल मचा दिया था इस चैप्टर के साथ, इस यूनिट के साथ। रेखा चित्र से खूब दबा के प्रश्न पूछा, संस्मरण से पूछा, खूब यात्रा साहित्य पूछे जाने लग गए हैं। कहाँ से अचानक से राहुल सांकृत्यायन को इतना ज़्यादा याद किया जाने लग गया। आत्मकथा और जीवनी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लग गए और रिपोर्टार्जों से प्रश्न बनने लग गए। डायरी साहित्य से, डायरी विधा से प्रश्न पूछने लग गए। प्रवासी साहित्य में आपको पढ़ाऊँगा, अवधारणा और उसके प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन कराऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस नहीं पता है तो नोट करते चलिए, मेरे साथ बने रहिए। इकाई 3 देख लीजिएगा, ये आपका साहित्य शास्त्र है इकाई 3 में। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत कठिन होता है। काव्यशास्त्र है ये, एक प्रकार का पूरा साहित्य शास्त्र है। इसमें आपको संस्कृत के विद्वानों के बारे में भी अध्ययन करना होता है। काव्यों को पढ़ेंगे, काव्यों के लक्षण पढ़ेंगे, काव्य हेतु पढ़ेंगे, काव्य का प्रयोजन पढ़ेंगे और प्रमुख संप्रदायों का अध्ययन करेंगे, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति, औचित्य, है ना। अलग अलग आचारों ने अलग अलग संप्रदायों को रस की आत्मा माना है, अलंकारों की आत्मा माना है। किसी ने काव्य में रस को प्रधान माना, किसी ने अलंकार को प्रधान माना। ये सब पढ़ेंगे। रस निष्पत्ति पढ़ेंगे, साधारणीकरण के बारे में बताएंगे, शब्द शक्तियाँ आपको समझाएंगे कि कैसे अभिधा, व्यंजना और लक्षणा को आप सीख सकते हैं। काव्य गुणों के बारे में आपको बताएंगे, काव्य दोष और प्लोटो के काव्य सिद्धांत पढ़ेंगे।
अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत देखा जाएगा। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी, जिसको कोरी कल्पना, कपोल कल्पना के नाम से जानते हैं। ये फैंटेसी एक कोरी कल्पना है, एक कपोल कल्पना है, ठीक है ना। टी.एस. एलियट की के बारे में पढ़ेंगे, इनकी निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में जानेंगे, इनके मूल्य सिद्धांत को, संप्रेषण सिद्धांत को, काव्य भाषा सिद्धांत को, रूसी रूपवाद को, नई समीक्षा, मिथक और फैंटेसी को, कल्पनाओं को, प्रतीकों को, बिंबों का अध्ययन करेंगे। ये सब आपको बताएंगे कि क्या है कल्पना, क्या है प्रतीक, क्या है बिंब, सबका अध्ययन करना आवश्यक है। सब मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से भी तैयार कराऊंगा, कंटेंट्स के माध्यम से भी आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इकाई 5 क्या कहती है, इकाई 4 क्या कहती है, इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। हिंदी नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण के बारे में जानेंगे। खड़ी बोली का आंदोलन क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, क्या हुआ, लल्लू लाल कौन है, इंशाअल्लाह खां कौन है, इंशाअल्लाह कौन है, लल्लू लाल कौन है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सदल मिश्र कौन है, नाचिकेतोपाख्यान की रचना, नाचिकेतोपाख्यान नाम की एक रचना है, इसके लेखक कौन है, सबके बारे में बताएंगे। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण का अध्ययन करना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। देखिए दर्शनों से एक एक दो दो प्रश्न तो पक्का पूछा जाता है। गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद के बारे में आपको बताऊंगा, लेफ्टिस्ट क्या है, लेफ्टिज्म क्या है, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श के बारे में पढ़ेंगे, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक और समुदायों के अध्ययन को पढ़ना होगा। इन पूरे सेंटेंस को हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना सिलेबस को पूरा नहीं किया जा सकता। सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो पेपर अच्छा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से देखिए नियम है कि 100 प्रश्न बनने हैं, 10 यूनिट है तो सबसे 10-10 प्रश्न बनता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन वर्तमान 2-3 वर्षों के पेपर को अगर एनालिसिस करें तो देखें कि जो आपका यूनिट 5 से लेकर के 10 तक का जो पूरा भाग है, कहीं ना कहीं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ से 15-15 सवाल बनने लग गए, है ना। तो ये मैं पूरा समझाऊंगा आपको, इसके बारे में बताते हुए आगे चलेंगे। हिंदी कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। जब कविता की बात आती है तो पता नहीं क्यों विद्यार्थियों का धुआं निकलने लगता है, एकदम से हालत ख़राब हो जाती है ना। पृथ्वीराज रासो का हम लोग रेवा तट पढ़ेंगे। अमीर खुसरो की पहेलियाँ देखेंगे, इनकी मुकरियाँ देखेंगे। पहेलियाँ और मुकरियाँ सबसे पहले लिखने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। विद्यापति की पदावलियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा के बारे में। पद संख्या 25 तक हमें पढ़ना है। कबीर को पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पद संख्या 460 से लेकर 209 तक। और जायसी की ग्रंथावली, नागमती का वियोग खंड पढ़ेंगे हम लोग, है ना। जय पंखी के नियर होई कहें विरह की बात, याद होगा आपका परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। जिस पंछी के भी नज़दीक जाकर के मैं अपनी विरह वेदना कहती हूँ, नागमती कहती है भैया जिस पंछी के भी नज़दीक जाकर के यदि मैं अपनी विरह वेदना सुनाती हूँ तो वो पंछी एकदम जो है सूख जाती है, और जो इर्द गिर्द पत्ते हैं वो एकदम पत्तेहीन हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। मेरी विरह वेदना इतनी ऊँची है कि, है ना। सूरदास के बारे में पढ़ाएंगे आपको। भ्रमरगीत सार पढ़ेंगे, पद संख्या 24 से लेकर 70 तक। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और उत्तरकांड का अध्ययन करना होगा। बिहारी सतसई को दोहा संख्या 4 से 50 तक पूछा जाएगा, भैया पढ़ना ही पढ़ना है। और घनानंद कवित्व को देखेंगे, कवित्व संख्या 30 तक। मीरा जी के विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपादित है, जो कि प्रारंभ से लेकर के 20 पद आपको पढ़ने हैं। इनका अर्थ मैं समझाऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे सब समझाऊंगा। आप परेशान मत होइए, ऐसा नहीं है कि नेट तक ही, लड़ाई बड़ी लंबी चलती है। जब आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो भी इसका व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, और वहाँ पे आपका हालत ख़राब हो जाएगा अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का प्रवास पढ़ेंगे आप लोग। और हिंदी की खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, अगर आप जानकार हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको बता दें, भारत भारती साकेत का 9वां सर्ग पढ़ना है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का आंसू पढ़ेंगे, कामायनी पढ़ेंगे, श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, ये सारे सर्गों को पढ़ना है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की बड़ी अप्रतिम कृति है। निराला जूही की कली बड़ी ही अप्रतिम कृति है। जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव, स्थौर बंधु, ये सब पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन और रश्मिरथी, प्रथम रश्मि। और महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ मैं रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप मेरे नीरव जलने दो, दुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इन सभी काव्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा के।
अच्छा, दिनकर जी की उर्वशी पढ़ेंगे, इसका तृतीय अंक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और रश्मि रथी, रश्मि रथी अपने में ही एक अप्रतिम काव्य रहा है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, शाहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न शब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अश न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर साथ छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अपने विवेक को संभाल करके रखिएगा, क्योंकि इस परीक्षा में विवेकहीन लोगों की आवश्यकता नहीं होती। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको ये जो क्लासेस हैं लगातार निरंतर 9 बजे चलेंगी, याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। नागार्जुन को पढ़ेंगे, कालिदास बादल को गिरते देखा है, कालिदास सच सच बदलाना, तुम रोए थे या क्या था, खग रोया था या मेघ रोया था, ऐसा ही कुछ है ना, इस तरह का कुछ है। अकाल और उसके बाद, और खुरदुरे पैर, और शासन की बंदूक, और मनुष्य हूँ, ये सारी रचनाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे बड़ी शानदार तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस की समझ क्या है। सिलेबस तो आपके पास भी होगा ना, मैं आपको सिलेबस को समझा रहा हूँ। अगर आप सिलेबस नहीं समझ पाएंगे तो आप पेपर को ही नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरी तरह से। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, वो सिलेबस ही नहीं समझ पाते, पता ही नहीं होता, अच्छा सर ये भी पढ़ना था, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे बावड़े, थोड़ा सिलेबस पढ़ ले, अच्छा लगेगा तुझे भी, और समझदार बन जाएगा तो चयनित भी हो जाएगा ना भाई। देख अब भैया, यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से जिसको आप जानते हैं, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, अषाध्य वीणा, सबसे लंबी कविताओं का एक वो आपको पढ़ना है। किसी कितनी नाव में कितनी बार, जिसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया जा चुका है। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। सीधा सीधा प्रश्न बनता है भैया, गीत फरोश से उठा करके कोई पंक्ति ले लेंगे, रख देंगे 4 लाइन, कहेंगे बताओ किसकी है। सतपुड़ा जंगल से कई बार पूछा गया है, अषाध्य वीणा से कई बार पूछा गया है। कोई इनके पात्र उठा लेंगे, कह देंगे बताओ किसका पात्र है, कौन कौन, ये कोई बात कह देंगे, कहेंगे बताओ ये कौन से पात्र के द्वारा ये बात कही गई है, किसको कही गई है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल की नक्सलवाड़ी पढ़ेंगे, मोचीराम पढ़ेंगे। बाबूजी मेरे सामने न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, मेरे सामने हर कोई 2 जोड़ी जूता है, जो मरम्मत के लिए खड़ा है, ये पढ़ना है हमें। अकाल दर्शन, रोटी और सांसद, कितनी कि रोटी और सांसद आप जब पढ़ेंगे तो एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी के साथ खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। रोटी और संसद जैसी रचना को आपको पढ़ना है। ये है कविताओं का दौर, और मुझे कविताओं में बहुत रुचि भी है। इसमें मैं विषय विशारद भी हूँ, और आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। कविताओं के गांव को मैं ले चलूँगा आपको, और कविताओं के गांव में आपको शेयर करवाऊँगा। एक सौंधी सौंधी सी सुगंध आएगी आपको इस गांव में, और सब कुछ तैयार करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। हिंदी उपन्यासों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ेंगे। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का गोदान, जो कि इनके जीवन का अंतिम उपन्यास रहा है प्रेमचंद जी का, ये पढ़ेंगे हम लोग। शिवरानी देवी से इनका विवाह हुआ, पता होगा आपको, और एक बाल विधवा से विवाह किया प्रेमचंद जी ने। जानते हैं आप इस बात को? नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। शिवरानी देवी स्वयं भी एक लेखिका हैं, अप्रतिम लेखिका हैं। क्या आप उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अज्ञेय के बारे में आपको बता दूं, शेखर एक जीवनी पढ़ना है, भाग 1। वैसे तो इसके भाग 2 भाग हैं, शेखर एक जीवनी आपको भाग 1 पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वाणभट्ट की आत्मकथा अप्रतिम कृति है, अप्रतिम कृति, जरूर पढ़िएगा। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग एकदम जबरदस्त। न्योनिया के बारे में कई बार प्रश्न बनता है, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ेंगे। महिला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास लिए हुए हैं, इसको जानेंगे। यशपाल जी का झूठा सच पढ़ेंगे। मानस का हंस पढ़ेंगे अमृतलाल नागर का। भीष्म साहनी का तमस पढ़ना है हमको, बहुत बड़ा उपन्यास है, एक बृहद उपन्यास माना जाता है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी पढ़ेंगे। कृष्णा शोभती जी का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, और जगदीश चंद्र जी का
धरती धन न अपना, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मज़ा आ रहा होगा आपको सिलेबस समझने में ना? ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको सिलेबस वाकई समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मैं सिलेबस समझा रहा हूँ। सिलेबस तो सबको पता है, जो नया बच्चा है ना, जिसकी तैयारी अभी शुरुआती दौर में है, उसके लिए तो ये क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जिसके पास केवल 60 दिन है, उसके लिए भी ये क्लास मैं बना रहा हूँ। उन्हीं बच्चों को मैं टारगेट करूँगा जो 60 दिन में तैयार होकर के इस बार नेट जेआरएफ में चयनित होना चाहते हैं। लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे चयनित हैं इस बार नेट जेआरएफ की परीक्षा में, लगातार 2 वर्षों से इस बार सबसे ज़्यादा चयन हो रहा है इस बार हमारे द्वारा। और इकाई अगला देखेंगे हम लोग, तो इसमें हिंदी कहानी का अध्ययन करेंगे। राजेंद्र बाला घोष का बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बात और दुलाई वाली, है ना। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, और देखेंगे प्रेमचंद जी का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना देखेंगे। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का, आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद, अपना अपना भाग्य जैनेन जी का, तीसरी कसम लाल पान की बेगम पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी का। पूछा हुआ प्रश्न, गाड़ीवान किन चीज़ों को न लादने की कसम खाता है? अज्ञेय का ग्रेगीन, जिसके बारे में मैंने आपको प्रारंभिक दौर में ही बताया ना, ये पढ़ेंगे हम लोग। और शेखर जोशी का कोसी के घटवार पढ़ेंगे, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, कृष्णा शोभती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पढ़ेंगे, ज्ञानरंजन पिता और कमलेश्वर जी का राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का परिंदे पढ़ेंगे। ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है कहानियों में। और फिर नाटकों का अध्ययन करना होगा आपको, जिसमें आपको अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। अगर आपने आधे अधूरे नाटक अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो ज़रूर पढ़िएगा, आप रोएंगे बैठ करके। आषाढ़ का एक दिन पढ़िएगा, एकदम आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेगा। इस प्रकार का अप्रतिम नाटक लिखा हुआ है मोहन राकेश जी ने। हबीब तनवीर आगरा बाजार, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, और शंकर शेष जी का एक और द्रोणाचार्य, उपेन्द्र नाथ कांजो दीदी, मनु भंडारी का महाभोज, ये नाटक हमको पढ़ने हैं। निबंधों का अध्ययन करेंगे, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का, प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है। और कविता क्या है, शुक्ल जी का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजाई प्रसाद द्विवेदी जी का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या श्रीनिवास मिश्र जी का है। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह। और उत्तरा फागुनी के आसपास, कुबेरनाथ राय। उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय का है। और नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। आत्मकथा पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, और सभी गद्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। इसके लिए तैयार रहिएगा, पूरा आपको तैयारी करवाऊंगा। राम वृक्ष, बेनीपुरी माटी की मूर्तें, और महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी देख लीजिए प्रेमचंद घर में। कौन है ये भाई शिवरानी देवी? ये प्रेमचंद जी की पत्नी है भैया। कितने लोग तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि इस वीडियो को कई विषय विशारद भी देख रहे हों, और जो विद्यार्थी हो सकता है नेट हो चुके हों, कईयों को यही नहीं पता होगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तैयारी करनी चाहिए। मनु भंडारी, या एक कहानी यह भी, ये तो आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, मैं उसमें भी आपको पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आप हुदरी, और हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध का एक लेखक की डायरी, और राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा। आपको पता है ना, घुमक्कड़ी जीवन जीने वाले राहुल सांकृत्यायन। अज्ञेय का अरे यायावर, याद रहेगा। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जो आपने देखा कि किस प्रकार हम लोग पूरे पूरे सिलेबस को समझ रहे हैं। मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नेट परीक्षा को क्रैक करना। अगर आप हमारे साथ निरंतर बने रहे तो आप भी नेट परीक्षा को बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका परसेंटाइल आ सकता है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर में आपके लगभग 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो 100 नंबर का पहला पेपर और 200 नंबर का दूसरा पेपर, कुल मिलाकर के 300 अंकों की आपकी परीक्षा होती है, और इसी में आपका परसेंटाइल आता है। इसी के माध्यम से आप
कुल 6% विद्यार्थियों को नेट और उसमें से 6% को जेआरएफ दिया जाता है। इस प्रकार आपकी परीक्षा होती है। मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि पीएचडी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से विश्वविद्यालय का फॉर्म निकल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टेट, सीटेट, रीट या एस्टेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पीडीएफ को पाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कोई दुविधा हो, कोई चीज़ जो मैंने ना बताई हो, उसके लिए क्या करना है, देखिए प्रतिदिन 9 बजे क्लास चलती है हमारी, 9 बजे शाम को 9 बजे हमारी क्लास चलती है। ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है और मैं जूम के माध्यम से संडे को सभी विद्यार्थियों को कनेक्ट करता हूँ समझाने के लिए, सलाह देने के लिए, जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने के लिए। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मुझे, अगर कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल 9 बजे।